चैंपियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रोहित सिंह आपका मेंटोर स्वागत करता हूँ आपका एक और बेहतरीन वीडियो क्लास में। बेटा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, एसएमसी विद्यावर्स एकमात्र ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि 10th और 12th को स्पेसिफिक 10th और 12th डेडिकेटेड फॉर बोर्ड एग्जाम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा है एकदम निःशुल्क। और हम जिस बैच के अंतर्गत आपको ये क्लास अवेलेबल करवा रहे हैं या ये मुहिम चला रहे हैं, उस बैच का नाम बेटा क्या है? अभ्युदय बैच। बेटा, मैंने इस चीज को लेके मतलब हमें कैसे पढ़ना है इस बैच के अंतर्गत एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी 20 मिनट का। तो यदि आप वीडियो में नहीं है तो पहले उसे देखिए। अब उस वीडियो में मैंने क्या बताया है तो 1 मिनट में, आगे के 1 मिनट में इस चीज को हम समझ लेते हैं। मैंने बेटा बताया है कि जो स्टडी है हमारी अभ्युदय बैच के तहत जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इसे क्या करेंगे बेटा? हम इसे 2 चरण में पढ़ेंगे। पहले तो हम टॉपिक क्लियर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और दोबारा में हम क्या करेंगे बेटा? उसकी क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? प्रैक्टिस। तो बेटा टॉपिक या बेसिक्स को समझने के लिए हमने एक अलग मिशन लॉन्च किया है और प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग मिशन। टॉपिक को समझने के लिए हमने लॉन्च किया है मिशन बुनियाद। क्या बेटा? मिशन बुनियाद। और प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? मिशन अभ्यास। तो बेटा, आप लोगों को पता ही है, मैं ऑलरेडी इसके 2 वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस को लेकर। ठीक है, अगर आप सीधे इस वीडियो पे आए हैं तो पहले मिशन बुनियाद के अंतर्गत आए उन दोनों लेक्चरों को देख लीजिए, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। यदि वहां से नहीं पहुंच पा रहे हैं आप तो चैनल पर विजिट कीजिए, वहां 10th की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिशन अभ्यास के अंतर्गत आज का ये वीडियो लेक्चर है जो संबंधित है कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरी, जो पाठ के अंतर्गत है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, ये पहले प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार है। पेज नंबर 40, आई थिंक पेज नंबर यहाँ वहां हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? पढ़ते हैं कि ऐसी धातु का उदाहरण लिखिए। बेटा, जब हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे ना, जो जितने बच्चों ने पढ़े तो उन्हें याद आ गया होगा। हाँ सर, वही वाला आपने बताया था, आघात बर्धनीयता, तन्यता, ठोस अवस्था, चालकता, कठोर। लेकिन बेटा, इनके साथ मैंने एक बात और भी तो बताई थी, याद है क्या आपको? सभी धातुएं कठोर नहीं थी। एक्सपेक्शन था, एक अपवाद था। ऐसे ही सभी धातुएं, हाँ सभी धातुएं कठोर नहीं थी, कुछ मुलायम भी थी, एक्सपेक्शन थे। ऐसे ही सभी धातुएं ठोस नहीं थी। तो उन एक्सपेक्शन में आज कुछ चीजें जोड़ी गई हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या है बेटा? कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? किसी भी ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, मरकरी। क्या है बेटा? पारा या मरकरी। क्लियर है ना बात? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, पारे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या आपको याद है? याद है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं सही है। पारे की मिश्र धातु को कहते हैं बेटा अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। क्लियर है? मैंने ये बताया था वीडियो जो लेक्चर है मिशन बुनियाद के अंतर्गत, जो सेकंड वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने ये बताया था। ठीक है बेटा, चलिए जो अगला प्रश्न है वो पढ़ते हैं कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो उसमें बेटा 2 धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम। क्या सोच रहे हैं आप? वही सोडियम पोटेशियम जो सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर है। समझ रहे हो? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सक्रियता श्रेणी में ये वही धातुएं हैं जो बड़ी जल्दी अभिक्रिया करके क्या करती हैं? क्या करती हैं? यौगिक बनाती हैं। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु सिल्वर है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है तांबा। ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? तो बेटा पता होना चाहिए, लेड जो धातु है, लेड और मर्क्यूरी, ये ऊष्मा की अपेक्षाकृत क्या है? ऊष्मा की भी अपेक्षाकृत कुचालक है। और आई थिंक जो लेड है वो विद्युत की भी क्या है? कुचालक।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रश्न के अंतर्गत 4 छोटे-छोटे प्रश्न देखे जो एक्सपेक्शन थे मेटल के, उन्हें पढ़ा और डीप पढ़ाई, मतलब हमने इन्हें डीप समझा है, इन्हें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट से समझा है। वो हमने कहाँ पढ़ा है बेटा? मिशन बुनियाद के लेक्चर में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बताइए बेटा, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं? क्या आपको पता है? सर आप पहले, थोड़ी देर पहले, जस्ट 1 मिनट पहले आप एक बात बोल रहे थे। क्या सर, क्या बोल रहे थे आप? आप बोल रहे थे कि ये जो सर सोडियम है, ये जो सक्रियता श्रेणी है उसमें कहाँ होती है? सक्रियता श्रेणी में यह कहाँ होती है? पता है, सबसे बॉटम पे होती है। अब इसके साथ समस्या क्या है? हम लोगों को जनरली क्या लगता है कि पानी जो है वो कैसा है? पानी कैसा है? ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, या पानी कैसा है? अग्निशमन की तरह व्यवहार करता है। लेकिन बेटा केमिस्ट्री के अंदर पानी का जो नेचर है, वो पानी की जो स्पेसिफिक अगर हम मॉलिक्यूल देखें ना, मतलब एक कंपाउंड के रूप में जो जल होता है उसके अगर हम मॉलिक्यूल देखें, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? H2O, जिसमें H भी ज्वलनशील है और O भी क्या है? फ्लेमेबल है या आग लगाने में सहायक है। ठीक है, तो कई सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिसके कारण पानी को एज अ अग्निशमन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे होगा क्या, यदि हम सोडियम को केरोसिन में डुबाकर नहीं रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी? एक्सोथर्मिक, या जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा। देखिए अगर इसे केवल हम ओपन एयर में रखेंगे तो हो सकता है कि ये हल्का फुल्का रिएक्ट हो। बिकॉज क्या होता है, सोडियम मेटल जो होती है वो जब हम मार्केट से खरीदने जाते हैं ना, तो उस पे कोटिंग होके आती है, वो प्योर नहीं आती। तो एयर में हो सकता है कि उसकी स्किन हल्की सी गर्म हो जाए, अपर स्किन, लेकिन उतना कुछ रिएक्ट नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि वो हल्का सा फ्लेमेबल हो जाए, जलने लगे। समझ रहे हो? लेकिन बेटा जैसे ही हम सोडियम मेटल को पानी में रखते हैं तो क्या होता है पता है? हाइड्रोजन जो रिलीज होता है, लाइक ये देखिए, इसमें जो अतिरिक्त हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ना, ये कारण बन रहा है किसका? एक्सप्लोजन का। यहाँ पे एक्सप्लोजन गारंटीड होगा, बट यहाँ पे एक्सप्लोजन हो, या मतलब एक्सप्लोजन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, हल्की सी फ्लेम आ सकती है, या हीट और या ऊष्मा क्या हो सकती है? निकल सकती है। ठीक है बच्चा, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई। सोडियम एक अति विक्रियाशील धातु है, यदि इसे हवा में रखेंगे या आप पानी में रखेंगे तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इससे आग लग सकती है। लेकिन बेटा केरोसिन दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां ऑक्सीजन नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है किसमें? केरोसिन में। इसलिए इसलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। समझ रहे हो ना? चलिए एक बार और अच्छे से समझ लें। यदि हम सोडियम को केरोसिन में रखेंगे तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए जल से अभिक्रिया पढ़ते हैं भाई सोडियम की, ये बड़ी खतरनाक अभिक्रिया होती है, घर पे कभी ट्राई भी मत करना। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे ही उसमें सोडियम डालते हैं, सोडियम पोटेशियम दोनों के साथ होता है, बट पोटेशियम के साथ बहुत तेजी से होता है, सोडियम के साथ थोड़ा सा उसकी अपेक्षा धीमे होता है। उसकी अपेक्षा कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत धीमे हो। इसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है बेटा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जो क्या होगा, जब बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और हाइड्रोजन जो एक फ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, उसमें क्या होगा? ठीक है, इस तीव्र अभिक्रिया और आकस्मिक आग से बचने के लिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जिससे ना तो वो हवा के संपर्क में आए, और आपको पता ही है हवा में, ऑब्वियसली मॉनसून सीजन में हवा में क्या होता है बेटा? जल वाष्प होता है, जिसे हम नमी बोलते हैं। नमी के संपर्क में आने पर भी एक्सप्लोजन हो सकता है सोडियम मेटल में, बिकॉज नमी में H2O ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया है, दोनों अति अभिक्रियाशील धातु हैं। तो जो अति अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो ठंडे पानी से भी अभिक्रिया इजिली कर पाती हैं। तो मध्यम अभिक्रियाशील है वो गर्म पानी से ही कर पाएंगी, बिकॉज उसमें थोड़ा सा उन्हें क्या चाहिए होता है, उनके जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। तो गर्म पानी के मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो थोड़ी ज्यादा होती है।
तो जब कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये अभिक्रिया हमने घर पे ट्राई किया है। आप लोगों को पता है बेटा, दिवाली की तैयारी में हमने घर पे पुताई की होगी, और पुताई में जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग वाले हैं ना, मेरे जैसे लोग, वो इस्तेमाल क्या करते हैं, चूना का। हम लोग दुकान से चूना लेके आते हैं और क्या करते हैं, जब उस चूने को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है सर, एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब समझ रहे हैं आप, क्या होता है उसमें, ऊष्मा रिलीज होती है। क्या होता है उसमें, ऊष्मा रिलीज होती है। क्लियर है ना बात, क्या होगा, ऊष्मा रिलीज होगी, और साथ साथ क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, क्या मुक्त होगा, साथ साथ हाइड्रोजन मुक्त होगा। चलिए, पोटेशियम क्या करता है जल के साथ, अभी बताया, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोजन मुक्त होने के साथ साथ और क्या होगा, इससे क्या होगा पता है आपको, क्या होगा, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा। और इसमें जो ऊष्मा है वो हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग पकड़ लेगी और भयंकर क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। आई थिंक, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। जो टॉप देखिए, जो टॉप सक्रियता श्रेणी में जो टॉप मेटल है वो क्या है, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम। मतलब और क्या है, कैल्शियम। ये बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं इनके साथ, पानी के साथ। ठीक है, पोटेशियम की जल की अभिक्रिया देख लिए। अब ये प्रश्न देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रश्न है बेटा, ABCD नाम के आपके पास 4 धातु के नमूने हैं और 4 ही विलयन है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट। ए क्या करता है बेटा, एक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ए किसे डिस्प्लेस कर रहा है, यहां लिख लो, ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। बी बेटा किसे डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन को कर रहा है। अ, किसे विस्थापित कर रहा है, आयरन को कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ए किसे कर रहा है, ए सर कॉपर को कर रहा है। मतलब ए जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। बी अगर आयरन को कर रहा है, लोहे को कर रहा है, तो वो लोहे से आयरन से क्या है, ज्यादा क्रियाशील। तीसरा वाला सिल्वर को कर रहा है, देखिए जो तीसरा है सी, वो किसे कर रहा है, सिल्वर। और चौथा वाला किसी को नहीं कर रहा, नन, इनमें से कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं कर। अब पढ़ते हैं प्रश्न, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है बेटा, बताइए। कॉपर, आयरन, सिल्वर, इन तीन में सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है, कौन है, हाँ हाँ बताइए, सही सोच रहे हैं आप, इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है, आयरन। कौन है बेटा, तो जो आयरन को रिप्लेस कर रहा है, आयरन को जो विस्थापित कर रहा है, वो कॉपर को भी कर सकता है, यस सर, सिल्वर को भी कर सकता है, यस सर, लेकिन जो सिल्वर या कॉपर को कर सकता है वो आयरन को नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु इनमें कौन सी है, आयरन। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा बेटा। एक रिएक्शन शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, उम्मीद कर रहा हूं पढ़ी होगी, Fe+Cu SO4, ये एस कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, FeSO4+Cu, क्या होगा, प्लस Cu। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं, क्या होगा, प्लस Cu। यदि हम देखें यहाँ आयरन और कॉपर सल्फेट है, अगर इनकी अभिक्रिया करेंगे तो सक्रियता श्रेणी में जो हमारा आयरन है वो ज्यादा क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो वो कॉपर को क्या करेगा, इसके लबड़ विलयन से हटा देगा। समझ रहे हैं ना आप। तो यदि धातु बी कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा तो कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और वहां क्या आ जाएगी, धातु बी। बिकॉज धातु बी वो है जिसने आयरन को भी रिप्लेस किया है, मतलब आयरन से भी ज्यादा क्रियाशील है। जब आयरन कॉपर को हटा सकता है तो धातु बी जो आयरन को हटा रही है वो तो हटा ही देगी। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ABCD के क्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित की। बेटा यहाँ मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहीं पे मैं आंसर लिख लूंगा उस वाले प्रश्न का। चलिए, ABCD में जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है उसे सबसे पहले लिखना है और जो सबसे कम है उसे सबसे बाद। तो बेटा कौन सा है सबसे ज्यादा, बिल्कुल सबसे ज्यादा कौन सा है, आयरन। मतलब जिसने आयरन को डिस्प्लेस किया है वो सबसे ज्यादा है, बी वाला सबसे ज्यादा है। उससे कम कौन है, उससे कम कौन है जिसने कॉपर को किया है, उससे कम कौन है जिसने सिल्वर नाइट्रेट को किया है, सिल्वर को किया है।
और सबसे कम कौन सा है जिसने किसी को भी डिस्प्लेस नहीं किया, विस्थापित नहीं किया। तो ये होगा हमारे इस वाले प्रश्न का आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ रहे हैं इसे। एक अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। बिल्कुल यही सब तो मैंने बताया है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यदि मजा आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो क्या करना है? लाइक करना है, लाइक करना है। ठीक है, यदि कहीं कंफ्यूजन रह रहा है ना, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहां मुझे बता सकते हैं, मैं वहां भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल है, और इस प्रश्न के लिए आपको बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल हैं उन्हें पता होना चाहिए। कि जो 3 कोष होते हैं KLN, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। इसमें 8, और इसमें भी क्या होने चाहिए? 8। अष्टक कंप्लीट होने। तो यदि हम सोडियम का परमाणु क्रमांक देखें तो बेटा कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक? कितना होता है? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना बेटा? 11। तो K और L में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसमें 8। समझ रहे हो ना बात? अब जो M वाला कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो सोडियम अगर पेयर करेगा, मैंने बताया भी था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता है? उसके बाहरी कोष में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब वो इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, तो उस हटाने के बाद ये क्या कर लेता है? अपने अष्टक को क्या कर लेता है बेटा? कंप्लीट कर लेता है। यदि इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो इसका अष्टक कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, है कि नहीं? सही बात। तो यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे तो सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रखा हुआ दिखेगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आई होगी। आपने कई सारी रिएक्शन देखी होंगी जिसमें क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, और इसे हमने समझा था आयनिक यौगिक में। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या था? दूसरा है बेटा ऑक्सीजन। समझना बात, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? देखना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 8। तो के पास 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा और एल के पास 6 चलेगा। अब एल को 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है बेटा? ग्रहण। और अगर ये दान करने पे आ जाए तो इसे बैलेंसी फुलफिल करने के लिए 6 को दान करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? अपना अष्टक स्टेबल करने के लिए, फुल करने के लिए 2 ग्रहण करने हैं, 6 दान करने। फायदे का सौदा कौन सा है? 2 ग्रहण करना फायदे का सौदा है। बोलो यस और नो। तो हम क्या देखते हैं कि O के चारों तरफ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं? 6। बिकॉज O के बाहरी वाले अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब O जो है वो कैसे बिहेव करता है? वो कैसे बिहेव करता है? एक नेगेटिव एलिमेंट की तरह। मतलब जितने भी एलिमेंट या जितने भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऑक्सी कारक हैं जो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो कहीं ना कहीं किसकी तरह काम करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो नेगेटिव एलिमेंट की तरह काम करेंगे। समझ में आई बात की नहीं है? चलिए अब देखते हैं मैग्नीशियम, जिसका 12 है। मैग्नीशियम 12, तो क्या होगा मैग्नीशियम 12 में? के में 2 चला जाएगा, एल में 8, तो 10, एम में बचा 2। अब एम को फुलफिल करने के लिए इसे 6 चाहिए, 6 की नीड है, और 2 को इसे डोनेट करना है। तो इसके लिए फायदे का सौदा तो डोनेशन है, डोनेट करना है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा? डोनेट कर देगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एन का परमाणु क्रमांक 11 है। एन में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के, एल और एम, इनके अष्टक अगर हम फुलफिल करें तो के और एल के तो हो जाते हैं, एम में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। अब एम को अपना अष्टक फुलफिल करने के लिए चाहिए 7, और देना कितने? देने कितने मतलब 0 भी फुली माना जाएगा, 0 मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा, 1 देना है। तो ये 1 देने वाले रास्ते को चुनेगा, बिकॉज वो फायदे का सौदा है। ऐसे ऑक्सीजन में देखें तो उसमें 8 है, उसके बाहरी कोष में 6 है। उसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने देने हैं? कितने देने हैं? 6। ग्रहण कितने करने हैं? 2, तो वो तो ग्रहण करेगा। ऐसे ही एमजी के पास कितने हैं? 12। अब एमजी के 2 अष्टक तो कंप्लीट है, एम में उसके 2 बचते हैं। तो अगर उसे कंप्लीट करना है, 2 बचे हैं, 8 बनाना है, तो 6 चाहिए ना। चाहिए कितना बेटा? 6। 6 चाहिए, और उसे अगर डोनेट करना है तो 2 ही करने हैं। तो डोनेट करना सरल है एमजी के लिए, इसलिए वो क्या करता है? डोनेट कर देगा। अब हमसे बताया गया है कि भैया Na को ऑक्सीजन के साथ जोड़िए।
Na का क्या करना है, हमें एक बॉन्ड बनाना है किसके साथ, ऑक्सीजन। तो आप बताइए एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एक ऑक्सीजन को बेटा? सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन एक बार में देता है, एक। तो मतलब एक ऑक्सीजन की नीड को पूरे करने के लिए हमें कितने सोडियम चाहिए? एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन की नीड फुलफिल कर रहा है, तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन की नीड फुलफिल करेंगे। तो जब ऑक्सीजन और सोडियम की अभिक्रिया होगी तो कैसे उत्पाद बनेगा, Na, सोडियम ऑक्साइड। बात समझ में आई या नहीं बताइए? यदि हमें MgO2 बनाना हो, MgO की रिएक्शन करानी हो तो क्या कराएंगे बेटा? देखना अच्छे से समझना, ऑक्सीजन को नीड कितने की है, 2 की। मैग्नीशियम दे कितना रहा है, 2। तो ये इजीली बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा इजीली, MgO। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं प्रीवियस पेज पे, देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और बाकी का स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में तत्व के प्रतीक के चारों ओर में संयोजकता, संयोजकता क्या है, फायदे का सौदा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने हैं या देने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं या क्रॉस से इंडिकेट किया गया है। सोडियम का पूरी प्रोफाइल लिखी है, ऑक्सीजन की पूरी प्रोफाइल लिखी है। ठीक है, बताइए ना, क्लियर हुई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब मैंने समझा। अब हम समझेंगे कि सोडियम यौगिकों का निर्माण कैसे होगा। तो सोडियम ऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसे दो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नीड। जबकि क्या बेटा, जबकि जबकि क्या, जबकि सोडियम परमाणु के पास देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी मैंने समझाया था, एक। तो यदि दो इलेक्ट्रॉन किसी को चाहिए और मेरे पास एक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जैसा एक और पकड़ के लाऊंगा, एक मैं दूंगा एक वो देगा, तो उसकी नीड क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। क्लियर है बात? तो ऐसे करके यहाँ पे क्या बन रहा है, Na2। Mg मेरे पास दो है, सामने वाला मांग भी दो रहा है, तो मैं दे दूंगा। तो उसमें दो और एक का तो कोई नीड ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ ये सब बातें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। अगर कहीं भी डाउट आए ना, आप प्लीज कमेंट करना, मैं अगले ही वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हम इन जो प्रश्नों की सीरीज है इसे खत्म कर रहे हैं आज। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिस वजह से आप लोग इजिली उसे कर पाए। आज का जो प्रश्न है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और देखता हूँ इसका जवाब कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में दे पाते हैं। यदि आपको आ रहा है, ये पेपर के लिए IMP है बहुत ज्यादा, MP बोर्ड के लिए ये हाई डिमांडेबल क्वेश्चन है। कौन सा विलयन दो अम्लों का मिश्रण है, हिंट दे दूं, इसे अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज। जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रेशियो में और नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में मिला होता है। यदि ये आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो आप अपने क्लासमेट्स वालों, मतलब अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जिससे उनका भी भला हो पाए। और मेरा जो उद्देश्य है वो पूर्ण, कहीं ना कहीं पूर्ण ना हो तो सार्थक थोड़ा बहुत तो हो ही जाए, कि निःशुल्क शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश में हर बच्चे के घर घर पहुंच सके। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज अब कर देना। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलिए अब देख रहे हैं, ये वाला जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, ये जो स्क्रीन पे जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, बाकी इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। इसके जो अभ्यास, अभी अभी ये जो प्रश्न थे ना ये पाठ अंतर्गत थे, अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नावली और जो भी एक दो प्रश्न बचे होंगे पाठ अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगला चैप्टर, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है, बिल्कुल मक्खन बना देंगे। और बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, आपको हम टॉपर भी बना देंगे, आप चिंता ही छोड़ दीजिए। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज की ये टॉक और एक ये बेमिसाल क्लास का करते हैं अंत। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और क्या है, SMC विद्यावर्ग से जुड़ गए हैं तो पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, अब आपकी चिंता हमारी जिम्मेदारी है। हम आपकी जितनी भी समस्याएं उनका निवारण करना अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जय हिंद।